नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सीटेट का एग्जाम होगा, सीटेट जो 2025 में होगा, वो एसएसटी जो है, न्यू एनसीईआरटी, ये आपका 6 क्लास का है और 6 क्लास का ये छठा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो 6 क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, उसमें 6 चैप्टर में क्या क्या है हम लोग आज देखेंगे। पहली शुरुआत है इसके भारतीय सभ्यता की शुरुआत। 6 चैप्टर में है भारतीय सभ्यता की शुरुआत। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चैप्टर एक कोटेशन के साथ जो है स्टार्ट होता है, शुरू होता है। यहां भी है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वास्तव में कई मायनों में उल्लेखनीय थी। इनमें दिखाया कैसे एक संतुलित समुदाय रहता था, जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। हड़प्पा का सामाजिक परिदृश्य शोषण का नहीं था, बल्कि आपसी समायोजन का था। ये स्टेटमेंट किसका है? बीबी लाल का है। जो स्टेटमेंट ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट जो है बीबी लाल का है। ये भारतीय सभ्यता की ये धौलावीरा है। ये क्या है? धौलावीरा है। ये धौलावीरा है, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। और धौलावीरा का ये आपको चित्र दिखाया गया है। इस तरह से मकान बने हैं, हर कमरे में आंगन में कुएं बने हुए हैं। तो धौलावीरा का क्षेत्र का उत्तरी द्वार है, नॉर्थ द्वार है। ये उत्तर के साइड का ये द्वार आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो द्वार है उत्तरी द्वार है, यहां से लोग उत्तर द्वार से जाते थे। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभ्यता क्या है? एक प्रश्न पूछता है कि हम सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता क्या है? मानव समूहों को बसते, कृषि करते, कुछ प्रौद्योगिकी जैसे निर्माण, धातुकर्म, परिवहन का विकास करते और सभ्यता की ओर बढ़ते देखा है। सभ्यता क्या है कि लोग समूह में रहते हैं, कृषि करते हैं, प्रौद्योगिकी है उनकी, और इससे वो क्या होते हैं? सभ्यता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर सभ्यता क्या है? सामान्य तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। सटीक रूप से कहें तो हम यहां पर इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। अगर एक सभ्यता है तो सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और सभ्यता में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता देखिए यहां पे है। पहली विशेषता क्या होगा? सरकार और प्रशासन का कोई न कोई रूप होता है। एक अधिक जटिल समाज और उसकी अनेक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए एक सरकार होगा। शहरीकरण होगा, नगर नियोजन होगा, शहरों का विकास और उनका प्रबंधन होगा, जिसमें आमतौर पर जल प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली शामिल होती है। विभिन्न प्रकार के शिल्प, जिसमें कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन, तैयार करना, माल जैसे आभूषण उपकरण का उत्पादन शामिल है। ये विशेषताएं और भी हैं। और देखिए विशेषता क्या होनी चाहिए। आंतरिक, किसी शहर या क्षेत्र के भीतर और बाहर दूरस्थ क्षेत्र यानी दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान हो
आदान प्रदान का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस हो, व्यापार हो, लेखन का कोई रूप हो, रिकॉर्ड रखने, संवाद करने के लिए आवश्यक हो, जीवन और दुनिया के बारे में सांस्कृतिक विचार हो, कला हो, वास्तुकला हो, साहित्य हो, मौखिक परंपराओं या सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से व्यक्त किया जाए। एक उत्पादक कृषि हो जो न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी भोजन उत्पादन करा सके। अगर ऐसी सारी विशेषताएं हैं तो ढेर सारी विशेषताओं के साथ हम सभ्यता को डिफाइंड करते हैं। सभ्यता डिफाइंड करने के लिए इसी तरह की चीजें होती हैं। यह देखना आसान है कि ये सभी विशेषताएं आज दुनिया के ज्यादातर समाजों में मौजूद है, लेकिन सभ्यता की शुरुआत कब हुई, जिस अर्थ में हमने परिभाषित किया था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सभ्यता की शुरुआत अलग अलग समय में हुई थी। जैसे मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया नामक क्षेत्र में यह लगभग 6000 साल पहले हुआ था, और प्राचीन मिस्र में सभ्यता कुछ शताब्दियों बाद। अलग अलग जगह पर सभ्यता की शुरुआत अलग अलग होती है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत की हड़प्पा सभ्यता के अनुकूल थी। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता था और मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है मेसोपोटामिया से बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। अन्य सभ्यताओं के बारे में अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे। हालांकि अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर ही नजर डालेंगे, इससे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र ही हमारी कहानी शुरू होगी। हम जो इस अध्याय में पढ़ेंगे वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो गई है, सिंधु सरस्वती सभ्यता यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से की सभ्यताओं का क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ। ये भारतीय सभ्यता की सिंधु सरस्वती सभ्यता है। गांव से शहर तक पंजाब आज का भारत और पाकिस्तान के भी विभाजित जो सिंधु पाकिस्तान में विशाल मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा खींचा जाता है। इसने उन मैदानों का उपजाऊ बनाया और इसलिए कृषि के लिए अनुकूल बनाया। थोड़ा आगे पूर्व में कुछ शताब्दी पहले एक और नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 3500 ईसा पूर्व गांव शहरों में विकसित हुए और बढ़ते व्यापार और अन्य आदान प्रदान के साथ वे शहर आगे बढ़कर शहरों में बदल गए। यह परिवर्तन लगभग 2600 ईसा पूर्व के साथ प्रारंभ हुए। यह एक प्रकार की सभ्यता जो नदियों के किनारे बसी, चाहे वो सिंधु सरस्वती सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये सब सिंधु सभ्यता जो है नदियों के किनारे बसी हुई थी। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को कई नाम दिए हैं, सिंधु, हड़प्पा, सिंधु सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हम, चाहे सिंधु सभ्यता कहिए, चाहे हड़प्पा सभ्यता कहिए, चाहे सिंधु हड़प्पा सभ्यता कहिए, सभी इसके नाम। इस निवासियों को हड़प्पावासी कहा जाता था। यहाँ पे जो रहते थे हड़प्पावासी कहे जाते हैं। इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत की हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। आज इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पावासी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पा शहर जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, इस सभ्यता का पहला शहर था जिसकी खुदाई एक सदी से पहले 1920-21 में की गई थी। 1920-21 ईस्वी में सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई की गई थी वो हड़प्पा की गई थी। इसलिए हड़प्पा से के बाद जितनी खुदाइयां उससे मिली हैं सब उसी के नाम पर, हड़प्पा सभ्यता के नाम पर ही रखा गया है। इस विकास को भारत का पहला शहरीकरण भी
कहा जाता है। ये भारत हिंदू कुश पर्वत है और भारत में हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बड़ावली है, रूपनगर है, कालीबंगा देखो यहाँ पे है, और करणपुरा है, चनहूदड़ो है यहाँ पे, धौलावीरा जो गुजरात में है, नागवाड़ा है, बंगासी है, लोथल है, लोथल उनका बंदरगाह नगर था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में विशेष बहुत सारे नगर पाएगा। सिंधु सभ्यता कुछ मुख्य बस्तियों का इस प्रकार बनाई गई है। सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र दिए गए भी हैं, यहाँ पे दिया। हड़प्पा सभ्यता आधुनिक राज्य, धौलावीरा कहाँ है? अच्छा, इसको मिलाना है। हड़प्पा कहाँ है? देखो, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और हड़प्पा राखीगढ़ी हरियाणा में, हड़प्पा आज का पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर। इस तरह से राज्य और क्षेत्र आपको मिलाना था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सरस्वती नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी, इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों को दर्शाता है। इन नदियों के किनारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा महत्वपूर्ण शहर विकसित हुए, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे भी कई जगह हैं जिसे आज भारत के घग्गर और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका नाम हकरा, घग्गर, हकरा नदी कहते हैं। यह नदी अब मौसमी हो गई है क्योंकि यह केवल बरसात के मौसम में ही बहती है। वो कौन सी ऐसी नदी है जो बरसात के मौसम में बहती है? उसका नाम है घग्गर, जो घग्गर हकरा के नाम से जानते हैं। इसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो प्रार्थनाओं का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़े थे। इस ग्रंथ में सरस्वती की पूजा देवी के रूप में की जाती है, पहाड़ से समुद्र तक बहने वाली नदी के रूप में की जाती है। बाद में ग्रंथों में नदी के सूखने और अंतर्लुप्त हो जाने का वर्णन, सरस्वती नदी का वर्णन जो है ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद एक ऋचा है जो प्रार्थना की गई है, और उसमें हिमालय से निकलने वाली ये नदी है, और जिसमें सरस्वती नदी अब सूख गई नदी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के पहले 2 शहर थे जिनकी खोज की गई थी। उनकी पहचान 1924 में की थे। 1 सदी पहले की बात है। सिंधु के मैदान में कई स्थल पाए गए। यही वजह है कि इस सभ्यता की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किया जाता है। बाद में अन्य प्रमुख शहर जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गंगरीवाल पाकिस्तान में, चोलिस्तान रेगिस्तान और सैकड़ों छोटे स्थान पाए गए। सबसे पहले 1924 ईस्वी में जो खोज हुई थी, राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हो सकता है आपने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द सुना हो और देखा हो कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मानचित्र पर देखेंगे, यह एक नजर डालने से पता चलता है कि घाटी शब्द प्रचलित क्यों है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि सभ्यता सिंधु क्षेत्र में बहुत आगे तक फैल गई है। गुजरात में लोथल जैसे कई स्थानों की खोज की गई, जिसमें से कुछ की खुदाई की गई। ऐसी खोजें आज भी जारी है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सरस्वती बेसिन में न केवल 2 बड़े शहर राखीगढ़ी और गंगड़ीवाल शामिल है, बल्कि कई छोटे शहर हरियाणा में फरमान, राजस्थान में कालीबंगन और कुछ कस्बे भिर्राना, बनावली दोनों हरियाणा में भी शामिल है। वास्तव में उन क्षेत्र के स्थलों को उच्च घनत्व की स्पष्टता करता है। उच्च घनत्व का मतलब होता है जहां अधिक लोग रहते हैं। जहां पे कम क्षेत्रफल में अधिक लोग रहते हैं उसे उच्च घनत्व के नाम से जानते हैं।
बड़े हड़प्पन शहर सटीक योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे। उनकी सड़कें चौड़ी थी जो अक्सर मुख्य दिशाओं की ओर उन्मुख होती है। ऐसा लगता है कि अधिकांश शहर किलेबंदी से घिरे हुए थे और उनके दो अलग हिस्से थे, ऊपरी शहर और जहां कुलीन लोग रहते थे, और निचला शहर। जो हड़प्पा सभ्यता था वो ऐसे था, ये दो भागों में बड़ा होता था। एक का नाम है ऊपरी शहर और एक का नाम है निचला शहर। ऊपरी शहर में कुलीन लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में निचले शहर में कौन लोग रहते थे? आम लोग रहते थे। निचले शहर में आम लोग रहते थे और ऊपरी शहर में कुलीन लोग रहते थे। ऐसा लगता है कुछ बड़ी इमारतों का इस्तेमाल सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए गोदाम तथा परिवहन किए जाने वाले सामान को संग्रहित किया जाता था। अलग अलग आकार के अलग अलग घर सड़कें और छोटी गलियों में बने हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि छोटे और बड़े घरों का निर्माण की गुणवत्ता एक जैसी थी। वे सभी इमारतें आमतौर पर ईंटों से बनी हुई थी। कुछ संरचनाओं का उद्देश्य अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। ग्रेट बाथ का मतलब होता है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है और आज भी एक जो है इसका विवाद का विषय है कि वहां पर क्या होता था। एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें लोग जो है किसी विशेष अवसर पर स्नान करते थे। पानी जो है वहां पे शुद्ध पड़ते थे और जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता था, वहां पे संगमरमर बिटुमिनस होते थे। टैंक जिसका नाम 12x7 मीटर था, उसमें जलरोधी सामग्री प्राकृतिक बिटुमेन टार का एक रूप सावधानी पूर्वक की गया था, जिससे बिटुमिनस के कारण क्या हो कि पानी वहां लीक करके निकले न, पानी भरा रहे और लोग जो है वहां पे स्नान करते थे। एक विशेष पर्व पर, जैसे भारत में उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व लगता है, लग रहा है कुछ ऐसा ही पर्व रहा होगा जिसमें लोग स्नान करते रहे होंगे। ये हड़प्पा सभ्यता है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे लोग आराम से जाते थे। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यहां से लेकर यहां तक लोग आराम से जाते थे। कोई कंजेस्टेड नहीं था, कोई भीड़ भाड़ नहीं था, इस तरह से कोई यहां पर योजना नहीं थी। कालीबंगा राजस्थान, यहां पे है धौलावीरा। यहां पे भी सीधी सड़कें हैं और तीन तरफ अलग है अन्य शहरों की तरफ, साथ ही शहर के अधिकांश भागों में। ये धौलावीरा का चित्र है, जैसे यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। और सड़कें जो है क्या होती थी, एक चौराहे पर काटती थी, सड़कें लंबी चौड़ी होती थी। ये धौलावीरा का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यह छोटे कमरों से घिरा हुआ था, जिनमें एक कुआं था। टैंक के कोने में एक नाली थी, जिससे समय समय पर इसे खाली करके ताजा पानी में भर दिया जाता था। किसकी बात कर रहा है? एक ग्रेट वाट की बात कर रहा है, एक विशाल स्नानागार की बात कर रहा है। ये है आपके विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या होता है? यहाँ पे लोग स्नान करते थे और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले जाते थे, और सीढ़ियों पर जब चढ़ते थे, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है ये। मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार है। ऐसी संरचना उद्देश्य था। पुरातत्वविदों ने कई संभावित व्याख्याएं प्रस्तावित की। लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्नान घर, केवल शाही परिवार के लिए स्नान घर या धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टैंक है। पहली व्याख्या आप खारिज कर दी गई कि यह पता चलता है कि इस शहर में अधिकांश घरों में व्यक्तिगत बाथरूम थे, इसलिए कोई विशेष राजा महाराजा के लिए नहीं था, आम था। लग रहा है कोई हम लोगों की तरह मकर संक्रांति जैसा कोई फेस्टिवल मनाते होंगे। लोग सुबह लोग स्नान करते हैं मकर संक्रांति में, इसके बाद भोजन करते हैं। कुछ ऐसा ही फेस्टिवल रहा होगा जो वो लोग मनाते थे। जल प्रबंधन। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता में बहुत महत्व। जैसे आज भारत जो है स्वच्छता अभियान चला रहा है, यह स्वच्छता अभियान हड़प्पा सभ्यता से ही देखी जानी चाहिए तो मिलता है।
हड़प्पा सभ्यता में भी लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। उनके घर में नहाने के लिए अक्सर अलग अलग जगहें होती थी। ये नालियों के एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होते थे जो आमतौर पर सड़कों नीचे से गुजरती थी और गंदे पानी वहां से ले जाते थे। आज जो हम लोग सीवर टैंक देखते हैं वो पहले से ही था, सड़क के नीचे सीवर बने होते थे, पानियां निकलती थी। तो एक विशेष जो है व्यवस्था, सुटेबल व्यवस्था जो आज हम प्रयास कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को हमें मिलती है सब जगह। एक ऐसी व्यवस्था जो आज जो हम डिफाइन करते हैं कि नाले हो, उसमें पानी जाए, ढके हो, ये व्यवस्था जो है बहुत पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। ये लोथल का गुजरात है, जल निकासी व्यवस्था की गई है। मोहनजोदड़ो से लोग ईंटों से बने सैकड़ों कुओं से पानी खींचते थे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि तालाबों पास की नदियों या मानव निर्मित जलाशयों से धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मामले में सबसे बड़ा जलाशय 37 मीटर लंबा है। सबसे बड़ा जलाशय देखा जाए तो कहाँ का है? धौलावीरा का है, जो गुजरात में स्थित है। वो लगभग 37 मीटर लंबा है। धौलावीरा में कम से कम 6 बड़े जलाशय पत्थरों से बनाए गए थे या फिर चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। उनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमि नलियों के माध्यम से जोड़ा गया था। ये व्यवस्था जलाशय की थी जो धौलावीरा में आपको देखने को मिलती है। इस तरह से धौलावीरा गुजरात का क्षेत्र है। जो ये सारे क्षेत्र आपको गुजरात है। धौलावीरा चट्टान को काटकर बनाया गया एक बड़ा जलाशय है। अपने हड़प्पावासी क्या खाते थे? जो हड़प्पा के लोग निवासी थे वो क्या खाते थे? प्रश्न ये उठता है, हड़प्पावासी क्या खाते थे? जो हड़प्पा के निवासी थे क्या क्या भोजन करते थे, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। हड़प्पावासी अपनी कई बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई गई। यह न केवल पानी आसान पहुंचने के लिए बल्कि कृषि के लिए भी एक तार्किक विकल्प है, क्योंकि नदियां अपने आसपास की मिट्टी को समृद्ध बनाती है। पुरातत्व खोजों से पता चलता है कि हड़प्पावासी जौ, गेहूं, बाजरा और कभी कभी चावल जैसे अनाज उगाते होंगे। इसके अलावा दालें और कई तरह की सब्जियां भी उगाते थे। वे यूरेशिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे जिससे वे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हल सहित खेतों के औजार बनाए जिससे कुछ का इस्तेमाल आज भी आधुनिक किसान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गेहूं, जौ, बाजरा ये सब खाते थे, दालें भी खाते थे, सब्जियां भी खाते थे और एक हल मिला हुआ है। इससे लगता है कि हल का खेत की जुताई करते थे और खेत की जुताई के बाद उसमें ये एक हल मिला हुआ है। ये हल जो है मिट्टी का हरियाणा के बनावली से मिला हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ था और इन्होंने क्या किया था, इसका फाल जो है लकड़ी का था, इसलिए मिट्टी जब नमी रहती थी तब उसमें जुताई की जाती थी। यहां पे लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है। इस गहन कृषि गतिविधि का प्रबंधन सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों या गांवों के द्वारा किया जाता था। तब भी आज की तरह शहर सभी जीवित रहते थे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उन तक पहुंचती थी। हड़प्पावासी मांस के उपभोग के लिए अनेक जानवरों को पालते थे तथा नदियों और समुद्र दोनों को मछलियां पकड़ते थे, जैसे आज भी है। लोग मुर्गे पालते हैं, बकरियां पालते हैं, बकरे पालते हैं, भेड़ पालते हैं। ये एक भोजन का संसाधन संचित है। जिस दिन भूख लगा उसको मार के खा जाएंगे, ये भी भोजन है। यह बात खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिली जानवरों और मछलियों की हड्डियां हैं। तो जानवरों और मछलियों की हड्डियों से पता चलता है कि वो मांसाहारी भी थे। यह खुदाई की बड़ी संख्या में मिली जानवरों और हड्डियों। हड़प्पा के खाना पकाने के बर्तन में क्या क्या थे? मिट्टी के बर्तनों में वैज्ञानिक जांच से कुछ उत्तर मिलते हैं
जो अपेक्षित डेयरी उत्पाद और आश्चर्यजनक दोनों थे, जैसे हल्दी, अदरक, केले अवशेष है, स्पष्ट रूप से उसका आहार काफी विविधतापूर्ण है। ये एक तेज व्यापारी भी थे, बिजनेस भी करते थे। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता पास के दूर के अन्य शहरों के भीतर, बल्कि भारत के भीतर और बाहर अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय व्यापार रूप से परिचित थे। वे आभूषण, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं, संभवतः सोना, कपास और संबंध कुछ खाद्य पदार्थ भी निकालते थे। सबसे पसंदीदा आभूषण कार्लेनियन मोती के थे, जो कि लाल रंग का अर्ध कीमती पत्थर है, जो ज्यादातर गुजरात में पाया जाता था। हड़प्पा के शिल्पकारों ने उन्हें ड्रिल मतलब छेद करने की तकनीक भी विकसित कर ली थी, ताकि उनमें से एक धागा गुजार सके और विभिन्न तरीकों से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से सुंदर चूड़ियां भी बनाई। इसके लिए प्रसिद्ध तकनीक की आवश्यकता, क्योंकि शंख एक कठोर पदार्थ है। उन्होंने क्या किया था, पत्थर के मोतियां बनाए, उसमें छेद किया, शंख बनाए, वो भी क्या करते थे, पहनते थे। आभूषण भी वो पहनते थे, जिनके खुदाई में साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पा के लोग निर्यात की गई वस्तुओं के बदले में क्या आयात करते थे, यह स्पष्ट नहीं। इससे संभवतः तांबा भी शामिल था, क्योंकि धातु उनके देश में प्रचलित नहीं थी। तांबा खोजे जाने वाला हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली धातु है तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। भारत हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई पहली धातु है, और इसमें उन्होंने टीन मिलाया और टीन मिला करके कांसा बनाया, जो एक मजबूत धातु बन गई, जो एक मजबूत धातु बनी थी कांसा, जिसमें कॉपर और टीन मिलाया। और सबसे पहले खोजी जाने वाली जो वस्तु थी वो थी कॉपर, जो नीले रंग की थी। उसमें कई चीजें मिला करके वे आभूषण की चीजें बनाते थे। हड़प्पा वासियों को तांबे और एक नरम धातु एक काम करने की कला निपुणता प्राप्त थी। यह तांबे में टीन मिलाया जाए तो परिणामी कांस्य होता था, जो तांबे से अधिक कठोर होता था। हड़प्पा के लोग औजार, बर्तन, कढ़ाई बनाने के लिए कांस्य का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। मूर्तियां बनाते थे। तो अभी बताया, सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी, तांबा खोजी गई थी। इससे इन्होंने विभिन्न प्रकार की धातुओं का निर्माण किया। ओमान के तट पर हड़प्पा कालीन हाथी दांत की कंघी मिली हुई है। यहाँ पे यहां से देखेंगे, इस तरह के व्यापार के लिए उन्होंने भूमि मार्गों और नदियों के इस्तेमाल किया, और अधिक दूर के गंतव्य के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। यह भारत की पहली गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटीय क्षेत्रों में काफी हड़प्पा बस्तियां हैं। गुजरात में एक छोटी सी बस्ती लोथल में आश्चर्य रूप से विशाल बेसिन है, जिसकी लंबाई 217 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। यह लंबाई 2 फुट बाल मैदानों से थोड़ी सी ज्यादा है। यह बेसिन एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब जहां पे नाव वगैरह इकट्ठा होता है, उन्हीं को डॉकयार्ड करते हैं। यानी एक संरचना जिसका उपयोग हम माल आगे के परिवहन के लिए नाव को प्राप्त करने और भेजने के लिए किया जाता है। नाव को माल लदा हुआ है, जहां पर वो रखते थे, उन्हीं को डॉकयार्ड करते हैं। आज भी डॉकयार्ड है। शिप जहां पे जहाजें रुकती हैं, कौन सी, पानी, सी शिप्स, जहां के पानी की जहाजें रुकती हैं, वो इस तरह से किया जाता है। इस तरह के विस्तृत व्यापार के लिए व्यापारियों को अपने माल की पहचान करने में सक्षम होना आवश्यक है, और साथ ही एक दूसरे का भी। ऐसा लगता है कि हजारों छोटी मोहरों का मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा, जिन्हें कई वस्तुओं की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। ये मोहरें भी थी। जब ये बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, और किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे, यहाँ पे ये लोथल का गोदी वाला गृह है, जहां से लोग जो है नाव पे लदी हुई सामान को लाकर खड़ा करते थे, और वहां से सामानों को क्या करते थे, उतार लेते थे। आमतौर पर ये स्टीराइट से बने होते थे,
जो एक नरम पत्थर होता है जिसे गर्म करने पर सख्त किया जाता था, ये कुछ सेंटीमीटर मापते हैं और आमतौर पर जानवरों की आकृतियां दर्शाते हैं। उनके ऊपर कुछ चिन्ह होते थे जो एक लेखन प्रणाली का हिस्सा होते थे, लेकिन उन प्रणाली और जानवरों की आकृतियां के प्रतीकात्मक अर्थ का अभी समझना बाकी है। यह निश्चित है कि वे किसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित थे। यहां पर उनकी मोहरें बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हुई हैं वो एक सिंग गैंडे वाला मिले हैं। सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हुई हैं, सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हुई है ये स्क्वायर टाइप के हैं, वर्गाकार हैं। ये वर्गाकार है और एक सिंग गैंडे का चित्र बना हुआ है। सबसे ज्यादा मोहरें यहां पर मिली है। बुल्स के सींग बने हुए हैं, इधर भी जेब्रा के सींग बने हुए हैं। सबसे ज्यादा लेकिन मोहरें जो है पत्थर की मोहरें हैं जो ये मिले हुए हैं हड़प्पा वासी से। प्राचीन लोगों का जीवन कैसा रहा? पुरातत्वविदों ने हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और प्रयोग की गई अनेक वस्तुओं की खोज की है कि हड़प्पा वासियों का जीवन कर दैनिक उपयोग की चीजें। यहाँ पर एक है, एक कांस दर्पण मिला है टेराकोटा बर्तन से। ये धौलावीरा से एक कांसे का दर्पण मिला हुआ है। यहाँ पे आपको मटके मिले हुए हैं जो आज भी हम लोग जैसे यूज करते हैं। यहाँ पे गोटियां मिली हुई है। ये वाट है, उनके नाप तौल की होती है। आज भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है पत्थरों के वाट बनाए हैं, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी। ये जो बर्तन वाट बने थे वो इसी के पत्थर के बाट बने हुए थे जो कांस छेदी और धौलावीरा में है। इस तरह से इन्होंने एक पत्थर पर उत्कीर्ण खेल बोर्ड है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा सिटी है। इस तरह से एक यहाँ पे विवादित है साधु की प्रतिमा यहाँ पे दी गई है। स्वास्तिक का चिन्ह है। देखो ये एक साधु की प्रतिमा है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा है जो इस तरह से साल ओढ़े हुआ है। इसे कहते हैं तिपतिया साल। यह तिपतिया साल ओढ़े हुए है। एक साधु की प्रतिमा यहां से मिली है। यह स्वास्तिक का चिन्ह है आपको मिला हुआ। एक ऐसा ऋषि है जिसके चारों ओर जो है प्राकृतिक चीजों से घुरा हुआ है। एक ऐसा देवी है, देवता है, जिसके चारों तरफ प्राकृतिक चीजों से ये घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से यहां से भी विभिन्न प्रकार की चीजें मिला हुआ है। एक स्त्री का चित्र मिला हुआ है। एक जो है यहाँ पे पत्थर का इस तरह से मिला हुआ चित्र, एक इस तरह से, और एक कौवे और हिरन की कहानी भी मिली हुई। सारे मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नर्तकी की नमस्ते मुद्रा में भी बैठी हुई टेराकोटा की मूर्ति है। एक बर्तन पर डिजाइन जो प्यासे कौवे का चित्र है। एक बर्तन के तल पर पीने वाला एक चतुर तरीका खोज लेता है। ये लोथर से मिला हुआ है। ये नमस्ते की मुद्रा में है, टेराकोटा की बर्तन है। ये आपको कुछ मोहनजोदड़ो से मिला है और कुछ जो है लोथर से ये सब मिले हुए हैं। तो इस तरह से चित्र जो है आपको दिखाया गया है। लोथल के बंदर पर मिली कहानी को पूरा करें। आपकी राय है 4000 से ज्यादा, अंत या नई शुरुआत। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सरस्वती 1900 ईसा पूर्व के आसपास 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सरस्वती सत्ता अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी बिखरने लगी। एक एक करके शहर खत्म हो गए। अगर कोई निवासी बचा भी था तो उसके बदले हुए माहौल थे। ग्रामीण जीवन शैली अपना ली। ऐसा लगता है कि पहले की सरकार या प्रशासन अब मौजूद नहीं था। धीरे धीरे हड़प्पावासी सैकड़ों और हजारों नहीं छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में बस गए। कहने का मतलब एक जो है ग्रामीण सभ्यता थी और इस ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता हो गई और फिर इस नगर का पतन हो गया
और पतन से फिर कहां चली गई, ये ग्रामीण सभ्यता में चली गई। इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तन हुए वो इस तरह से दिखाई पड़े, जैसे कोई गरीब आदमी है, क्या किया, नौकरी लग गया, अच्छा नौकरी लग गया, तो क्या किया, उसके सभी चीजें सुख सुविधाएं की चीजें उपलब्ध हो गई, लेकिन फिर जो है उसके मरने के बाद ही वो चीजें खत्म हो गई। तो ये इस तरह से चीजें आपको देखने को मिला। इस गिरावट का कारण है, पुरातत्वविदों ने कई कारण सुझाए। बहुत पहले यह माना जाता था कि युद्ध था, कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस पतन का कारण आक्रमण शहरों को नष्ट कर दिया, कोई कहा आक्रमण या युद्ध हुआ। वास्तव में हड़प्पा वासियों ने के पास कोई सेना या युद्ध हथियार नहीं थे। जहां तक सच ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सभ्यता थे। उन्होंने कहा कि हड़प्पा वासियों के पास जो है कोई हथियार नहीं मिले हैं, युद्ध जैसी कोई घटना नहीं है, वो शांतिपूर्ण जीवन यापन करते थे। वर्तमान में दो कारकों पर सहमति है। पहला, जलवायु परिवर्तन। हो सकता है आज की तरह जलवायु में परिवर्तन हो जाए। जैसे आज देखते हैं दुनिया परेशान है कि क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो जलवायु में परिवर्तन जैसी स्थिति जो है पहले रही होगी, जिससे लोग जो है अधिकांशतः हिस्सों की प्रभावित किया, जिससे वर्षा कम हुई, मौसम शुष्क हो गया। जैसे आज देखते हैं जलवायु में परिवर्तन है, गर्मी ही गर्मी है, बारिश कम हो गई है, ठंडी कम हो गई है। नहीं, पहले के सीजन में देखेंगे, आज से लगभग 30 साल पहले, तो क्या होता था, बारिश होती थी 3-4 महीने, 3-4 महीने ठंडी पड़ती थी, गर्मी पड़ती थी। लेकिन अब जो मौसम है, जलवायु में परिवर्तन हो गया है, इससे कृषि अधिक कठिन हो गई और लोग शहरों से खाद्यान्न आपूर्ति कम हो सकती थी। दूसरा, सरस्वती नदी जो केंद्रीय बेसिन सूख गई, अचानक वहां के शहर जैसे कि कालीबंगा, बनौली वीरान हो गए। इस कारण हो सकते हैं, लेकिन दोनों हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी भलाई के लिए जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर है अपने सभ्यता की विकास के लिए। तो ज्यादातर सहमति बनी है कि एक तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ कि कोई जो है जलवायु में परिवर्तन होने से जो है वर्षा, ठंडी और ये सब मौसम हो गए, और इसके बाद नदियां सूख गई। जलवायु परिवर्तन का दूसरा कारण नदियां सूख गई। सरस्वती नदी जो सभ्यता थी, नदियों के किनारे जो बसी हुई सभ्यता थी, वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि इनकी सभ्यता जो है पहले नदियों के किनारे बसती थी। अब जो है यदि शहर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा संस्कृति और प्रौद्योगिकी का अधिकांश भाग बच गया और भारतीय सभ्यता के अगले चरण पहुंच गया, जिसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता क्या है, ये जलवायु परिवर्तन क्या है, पर्यावरण परिवर्तन क्या है। ये छठे चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, और हम लोग छठा चैप्टर 6 क्लास का 6 चैप्टर पढ़ा। फिर इसी तरह से आपको जितने भी चैप्टर है आपको धीरे धीरे पढ़ाया गया। जुड़े रहिए, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।